हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.4 के कुछ फॉर्मूलाज, कुछ बेसिक पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.4 का, जो हमें एक्सरसाइज 9.4 में काम में आएगा। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। तो इसमें पहली डेफिनेशन है परिमेय बीजीय फलन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परिमेय बीजीय फलन होता क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है इसकी कि यदि f(x) तथा g(x) दोनों x की बहुपद हो, कोई फलन है f(x) और g(x), वो क्या होनी चाहिए? x की बहुपद होनी चाहिए। बहुपद आप सभी ने पढ़े हुए हैं, क्या होते हैं? नाम से पता चलता है, बहुत सारी पद होते हैं और x के रूप में इक्वेशंस होती है। x के रूप में, x स्क्वायर के रूप में, x क्यूब के रूप में, x4 के रूप में, इस प्रकार से इक्वेशंस होती है। तो यदि f(x) और g(x) दोनों x की बहुपद हो, यानी x के रूप में इक्वेशन लिखी हुई हो, तो जो भिन्न f(x) अपॉन g(x) है उसको हम x का परिमेय बीजीय फलन या फिर परिमेय बीजीय भिन्न कहते हैं। किसको? f(x) अपॉन g(x) को। यदि f(x) और g(x) दोनों x की बहुपद हैं तो इनका जो भाग होगा f(x) अपॉन g(x) होगा, उसे हम परिमेय बीजीय फलन या फिर परिमेय बीजीय भिन्न कहेंगे। जैसे अपन p अपॉन q के रूप में लिखते हैं तो अपन कह देते हैं ना परिमेय है, ये एक परिमेय संख्या है। तो उसी तरीके से p अपॉन q के रूप में ना होकर f(x) अपॉन g(x) के रूप में है। एग्जाम्पल्स देखिएगा, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर। एक तो ये है, ये सारी क्या है? परिमेय बीजीय फलन के एग्जाम्पल्स हैं। ये जो ऊपर वाला फलन है इसे अपन f(x) मान सकते हैं और नीचे वाले फलन को g(x) मान सकते हैं। तो ये सारी x के बहुपद हैं और f(x) अपॉन g(x) के रूप में लिखे हुए हैं। तो ये क्या होंगे? परिमेय बीजीय फलन। समझ में आया क्या है परिमेय बीजीय फलन? एक तरीके से p अपॉन q के रूप में लिखे हुए हैं और x के बहुपद हैं वो, तो उन्हें हम कह देंगे परिमेय बीजीय फलन। एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम। अब परिमेय भिन्न तो पढ़ ली हमने, इसके भी प्रकार हैं। तो पहला प्रकार क्या है? उचित परिमेय भिन्न। उचित परिमेय भिन्न किसे कहेंगे हम? यदि किसी परिमेय बीजीय भिन्न में अंश की घात हर से कम हो तो ऐसी भिन्न उचित परिमेय भिन्न कहलाती है। अंश और हर के रूप में लिखी होती है भिन्न। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो अंश है, ये हर है। अंश और हर के रूप में लिखे हुए हैं। तो यदि अंश की घात हम किसे कहेंगे? जो x की अधिकतम घात होगी वहाँ पर। जैसे यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो अंश की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। हर से कम हो, हर की घात कितनी है? 2। यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ है, उसकी घात कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अंश की घात तो हो गई 3 और हर की घात हो गई 2। तो ऐसे फलन को हम क्या कहेंगे? ऐसे भिन्न को हम क्या कहेंगे? उचित परिमेय भिन्न कहेंगे। अब जो ये वाला एग्जाम्पल था, ये उचित परिमेय भिन्न का नहीं है, इसे अभी हम समझेंगे। ये तो विषम परिमेय भिन्न का है। जैसे हम इसमें देखें, ठीक है, हम उचित परिमेय भिन्न पढ़ रहे हैं। उचित परिमेय भिन्न की परिभाषा क्या कहती है कि जो अंश की घात है वो हर की घात से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर अंश क्या है? 2x + 3। x की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो अंश की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। यहाँ पर देखिए, अब x की अधिकतम घात देखनी है हमें। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर हर की घात कितनी हो गई? 2। अंश की घात 1, हर की घात 2। अंश की घात हर की घात से कम होगी तो वो भिन्न कैसी होगी? वो होगी उचित परिमेय भिन्न। तो ये हो गई उचित परिमेय भिन्न। फिर दूसरा प्रकार है परिमेय भिन्नों का, विषम परिमेय भिन्न। इसकी परिभाषा क्या है? यदि किसी परिमेय बीजीय भिन्न में अंश की घात हर से अधिक या फिर बराबर हो तो ऐसी भिन्न को विषम परिमेय भिन्न कहेंगे। जो अंश की घात है वो हर से अधिक हो या फिर हर के बराबर हो तो वो भिन्न कैसी कहलाएगी? वह कहलाएगी विषम परिमेय भिन्न। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर अंश की घात कितनी है? 3 है और हर की घात कितनी है? 2। अंश की घात हर की घात से अधिक है तो विषम परिमेय भिन्न हो गई। यहाँ पर देखिए आप, इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, अंश की घात कितनी है? 2। हर की घात कितनी है? 2। क्यों है हर की घात 2? जब इनका गुना करेंगे तो द्विघातीय समीकरण आएगी, x स्क्वायर आएगा, तो हर की घात 2। तो यदि अंश की घात हर की घात के बराबर भी है तो भी वह विषम परिमेय भिन्न होगी, ना कि उचित परिमेय भिन्न होगी। तो उचित परिमेय भिन्न कौन सी होगी? अंश की घात हर की घात से कम हो, और विषम परिमेय भिन्न होगी कि अंश की घात हर की घात से अधिक हो या फिर बराबर हो।
आगे देखिएगा टिप्पणी लिखी हुई है यहाँ पर। ये टिप्पणी क्या कहती है, अभी अभी हमने उचित परिमेय भिन्न और विषम परिमेय भिन्न पढ़ी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक विषम परिमेय भिन्न को भाग द्वारा जब तक शेष की घात हर की घात से कम ना हो तथा उचित परिमेय भिन्न के योग के रूप में प्रकट किया जा सकता है। बेसिकली इसमें क्या बताया हुआ है कि जो एक विषम परिमेय भिन्न है उसे हम उचित परिमेय भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी अंश की घात को हर की घात से कम कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे यहाँ पर बताया हुआ है। कैसे करेंगे, आप जो हर है उसका अंश में भाग दे देंगे और आपको वो सॉल्व करना है। भाग देना आपने 9th-10th में भी सीखा हुआ, आपको नहीं आता तो मैं आपको जब क्वेश्चंस करूँगी तब सिखाऊंगी। भाग भी दे सकते हैं, कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि हम गुणनखंड भी कर पाएंगे सीधा, तो हमें भाग देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए कि एक विषम परिमेय भिन्न को हम उचित परिमेय भिन्न में भी परिवर्तित कर सकते हैं। आगे क्या है कि उक्त प्रकार के परिमेय बीजीय फलनों f(x/gx) का x के सापेक्ष समाकलन करने हेतु हम इसे आंशिक भिन्नों में वियोजित कर प्रत्येक भिन्न का समाकलन करते हैं। ये जो है f(x/gx) अभी अभी पढ़े ना हमने, p/q या f(x/gx) पढ़े हमने, परिमेय भिन्न पढ़ी हमने। तो इनका जब हमें समाकलन करना होता है x के सापेक्ष तो हम क्या करते हैं, आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं। भिन्नों में वियोजित करते हैं। अब आंशिक भिन्नों में कैसे वियोजित करना है ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखिएगा आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न क्या है, दो या दो से अधिक परिमेय बीजीय भिन्नों के योग की विपरीत प्रक्रिया वियोजन द्वारा एक परिमेय बीजीय भिन्न को कई बीजीय भिन्नों के रूप में व्यक्त करना आंशिक भिन्नों में बांटना कहलाता है। ठीक है, क्या कह रही है परिभाषा कि अपने कोई भी परिमेय बीजीय फलन है तो उनको तोड़कर अलग अलग भागों में लिखना, अलग अलग भिन्नों में लिखना, अलग अलग भिन्नों के योग के रूप में लिखना क्या कहलाएगा, आंशिक भिन्नों में बांटना कहलाता है। कोई भी परिमेय बीजीय फलन है उसे हम बहुत से भागों में तोड़कर जोड़कर लिख दें तो वो क्या होगा, आंशिक भिन्नों में तोड़ना। जैसे ये कोई परिमेय बीजीय फलन है, ठीक है, इसे इस रूप में लिख दिया, दो भागों में तोड़ दिया इसे, 1/x-2 और 1/x-3 और बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है और जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा, आंशिक भिन्नों में बांटना। इनका जो पहले तो वियोजित करना है और फिर इनको योग के रूप में व्यक्त करना है वो कहलाएगा आंशिक भिन्नों में बांटना। अब ये प्रक्रिया कैसे करनी है हमें, ये हम अब देखेंगे। देखिए क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्नों में बांटने के नियम। परिमेय भिन्नों को आंशिक भिन्नों में बांटने के नियम पढ़ेंगे हम। ये सिर्फ एक प्रोसेस है, इसे आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे समझिए, मेन पॉइंट्स लिख लीजिएगा, बाकी मैं आपको समझा ही रही हूँ इसे। तो पॉइंट ए क्या है इसका कि सर्वप्रथम यदि भिन्न एक उचित परिमेय भिन्न नहीं है तो अंश में हर का भाग देकर इसे उचित परिमेय भिन्न में बदल लेना चाहिए। अभी भी मैंने आपको बताया कि विषम परिमेय भिन्न को हम उचित परिमेय भिन्न में बदल सकते हैं, और बदलेंगे कैसे, भाग देकर बदलेंगे। कई बार हम गुणनखंड करके भी बदल पाएंगे, वो मैं आपको क्वेश्चन करेंगी तब समझाऊंगी। इस प्रकार दी गई विषम भिन्न एक बहुपद व उचित भिन्न में विघटित हो जाएगी। बहुपद को यथावत रहने दें व वास्तविक भिन्न को आंशिक भिन्नों में खंडित करना चाहिए। ये कैसे करना है ये भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। बी पॉइंट क्या है इसका, यदि उचित भिन्न का हर गुणनखंडों के रूप में नहीं है तो इसके गुणनखंड करें। जैसे हर दिया होता है हमें, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें तो गुणनखंड रूप में दिया हुआ है। यदि ये इक्वेशन रूप में लिखा होता x³ + 2x² + 3x + 5 ऐसे लिखा होता तो पहले हमें उसके गुणनखंड करने होते। यहाँ पर ऑलरेडी गुणनखंड रूप में लिखे हुए हैं। पॉइंट सी क्या है, अब हर की घात के बराबर अचर राशियाँ a b c आदि मानते हैं। हमें किसकी घात देखनी है, हर की। यहाँ पर घात कितनी होगी, 3 होगी। x तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे x³ आएगा, तो घात कितनी हो गई, 3। तो उतनी ही अचर राशियाँ हमें लेनी है। तो घात 3 है तो अचर राशियाँ भी कितनी लेंगे, 3 लेंगे। तो 3 राशियाँ कौन कौन सी ले ली, वो a b c। अलग अलग स्थितियों में वास्तविक भिन्न की संगत आंशिक भिन्न निम्न रूप में होंगी। इसके कुछ केसेस हैं वो हम देख लेते हैं। पहला केस क्या है, यदि हर में बिना पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड हो तो आंशिक भिन्नों का रूप निम्न उदाहरण के अनुरूप होगा। ये एक एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है कि जो हर है उसमें जो गुणनखंड है वो बिना पुनरावृत्ति के, यानी किसी का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जैसे x-1 का रिपीटेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा है, ये तो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इसे हम इस रूप में लिख देंगे। क्या करेंगे, 3 अचर ले लिए हमने a b c और x-1 को अलग लिख दिया, x + 2 को अलग लिख दिया, x-3 को अलग लिख दिया।
इसी में है अब केस बी। केस बी क्या है कि यदि हर में पुनरावृत्ति वाली रैखिक गुणनखंड हो यानी रिपीटेशन हो तो आंशिक भिन्नों का रूप निम्न उदाहरण के अनुरूप होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है, x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस थ्री। तो x माइनस वन 2 बार रिपीट हो रहा है, होल स्क्वायर है इसका, x माइनस वन तो x माइनस वन रिपीट हो रहा है। तो जब भी रिपीटेशन वाला आएगा तो हम किस रूप में लिखेंगे, हम लिखेंगे इस रूप में। कैसे लिखना है, घात तो वही 3 है इसमें, तो अचर राशियाँ 3 आएंगी a b c। फिर जो रिपीट होने वाला है उसको पहले आप सिंगल घात के रूप में लिखोगे, यानी x माइनस वन के होल स्क्वायर को होल स्क्वायर ना लिखकर खाली x माइनस वन लिखोगे, वो लिखा। फिर आगे वाली घात लिखोगे, आगे वाली घात क्या है, x माइनस वन का होल स्क्वायर, ख़त्म हो गई वो। अगला स्टेप क्या है, अगला पद क्या है इसका, x प्लस थ्री, तो यहाँ पर लिख दिया x प्लस थ्री। तो यदि पुनरावृत्ति वाला आता है तो आपको कुछ नहीं करना, a b c लिख के सबको अपॉन में लिख देना है और बीच में प्लस लगाते जाना है। पुनरावृत्ति वाला आता है तो फिर आपको इस रूप में लिखना है। और तीसरा केस क्या है इसका कि अगर हर में द्विघात खंड हो, द्विघात खंड पता है ना, द्विघात समीकरण सभी को पता है, एक्स स्क्वायर वाली, तो आंशिक भिन्नों का रूप निम्न उदाहरण के अनुरूप होगा। देखिए हर में घात तो वही 3 रहेगी एक्स की, एक्स क्यूब आएगा ना, एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारी अचर राशि आनी है वो तो 3 ही आनी है, वो आ गई a b c। ठीक है, x माइनस वन का रिपीटेशन नहीं हो रहा, उसे तो हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, द्विघातीय खंड आ गया, द्विघातीय समीकरण आ गई। उस स्थिति में आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो अचर है उसे आप लिखेंगे बी एक्स प्लस सी और फिर इसके अपॉन में लिखेंगे। ध्यान रखने आपको ये केसेस क्वेश्चन करते वक्त बहुत यूज़ में आएंगे, इन केसेस को आप लिख भी लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए एक टिप्पणी लिखी हुई है, इसमें एक नोट टाइप लिखा हुआ है, क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में x का पद केवल द्विघात है, यानी अंश में भी द्विघात है और हर में भी द्विघात है, कोई पद द्विघात है, ये मत करना कि विषम परी में भिन्न को लिख दो आप इस रूप में। वैसे तो अंश की घात हर की घात से कम ही है, इसमें अंश की घात तो 2 है और हर की घात 4 है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। अर्थात एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर को एक घाती मानकर स्थिति के अनुसार आंशिक भिन्नों में लिखते हैं। स्थिति ये पढ़ी है हमने, स्थिति ये क्या कहती है, ए बी सी लिख दो और सबको अलग अलग अपॉन में लिख दो। तो यहाँ पर भी यदि एक्स स्क्वायर आ रहा है और इसके जो गुणनखंड है वो भी एक्स स्क्वायर में, ध्यान रखिए गुणनखंड एक्स स्क्वायर में होने चाहिए, पूरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर में नहीं होनी चाहिए। तो हम उसे सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कब, जब अंश में भी एक्स स्क्वायर हो। अगर अंश में नहीं है एक्स स्क्वायर तो आप इसे कंडीशन सी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, जो अभी भी मैंने आपको कंडीशन सी बताई उसके अकॉर्डिंग। फिर डी क्या है इसका, डी स्टेप है अचर ए बी सी की गणना करना। वो गणना कैसे करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगी। फिर देखिए डी में अगला है, उपरोक्त पद सी द्वारा दाहिनी पक्ष में मानी गई आंशिक भिन्नों के हर का लघुत्तम लेकर योग करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, तो मैं यहाँ पर पढ़ भी नहीं रही हूँ, प्रोसेस समझाऊंगी मैं आपको पूरी। देखिएगा ये प्रक्रिया है सारी, यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिया है हमने, इसकी सहायता से हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि हमें एक परिमेय भिन्न के समाकलन को किस प्रकार हल करना है। सबसे पहले आंशिक भिन्नों में तोड़ना है। आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ेंगे हम, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अंश की घात हर की घात से कम है या नहीं है। अगर अंश की घात हर की घात से कम है तब तो ठीक है। अंश की घात कितनी है, 1 है, और हर की घात कितनी है, 2, क्योंकि एक्स का एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, घात कितनी हो जाएगी, 2, तब तो ठीक है, क्योंकि अंश की घात हर की घात से कम ही रहनी चाहिए, यानी उचित परिमेय भिन्न ही होनी चाहिए। फिर क्या करना है, तोड़ना है आंशिक भिन्नों में। अब इसमें कौन सा वाला केस लगेगा, फर्स्ट वाला, क्यों, क्योंकि जो हर में राशियाँ हैं उनका रिपीटेशन नहीं हो रहा, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा और फिर द्विघातीय समीकरण भी नहीं है, तो फर्स्ट वाला केस ही बचा। फर्स्ट वाला केस क्या कह रहा था कि जितने घात है, जैसे यहाँ पर घात कितनी है, 2 घात है, एक्स स्क्वायर है ना, उतने अचर लेने हैं, तो अचर कितने ले लिए, 2, ए और बी, और जो हर में राशियाँ हैं गुणनखंड है उन्हें अलग अलग करके लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लेंगे आप एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम क्या आएगा, x प्लस टू एक्स प्लस वन। एलसीएम सबको सॉल्व करना आता है, ये वाला प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर x प्लस टू एक्स प्लस वन है, यहाँ पर भी x प्लस टू एक्स प्लस वन है, कट हो जाएंगे।
क्या बचेगा, 2x + 3 बराबर ax + 1 + bx + 2। उसके पश्चात क्या किया, x वाली राशियाँ एक साथ लिख ली और अचर राशियाँ एक साथ लिख ली। ठीक, अब तुलना की है, तुलना में क्या करते हैं, x वाली राशियों को बराबर में लिखेंगे। यहाँ पर x वाली राशि क्या है, 2, और यहाँ पर x वाली राशि है a + b, यानी यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ पर x का गुणांक a + b है। तो a + b बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर अचर राशि a + 2b है, यहाँ पर अचर राशि 3 है, दोनों हो गई बराबर। दोनों को हल कर लेंगे। हल करने की बहुत सारी विधियाँ आप सभी ने पढ़ी हुई है, जिनमें मेन आप विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर a और b की वैल्यू रख देनी है। a की वैल्यू कितनी आई 1, तो a की जगह रख दिया 1, b की वैल्यू आई 1, तो b की जगह भी रख दिया 1, और फिर इसका हम करेंगे समाकलन। वो समाकलन कैसे करेंगे ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इन्हें सॉल्व करने की कुछ वैकल्पिक विधियाँ, कुछ शॉर्ट मेथड हैं जिनसे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है कई बार, तो हमें ये मेथड भी ध्यान रखना है। वो मेथड तो है ही है जो अभी मैंने आपको बताया कि आंशिक भिन्नों में तोड़िए, फिर लैसे लीजिए, फिर तुलना कीजिए, फिर सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालिए, फिर समीकरण में a और b की वैल्यू रखिए, वो तो है ही। इसके अलावा कुछ और मेथड्स और हैं हमारे पास में, तो उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। पहला मेथड क्या है, लघु विधि। जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, उसमें अपॉन में था x + 1 x + 2, यही था x + 1 x + 2। इनको जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -1 और x बराबर -2 आएगा। तो जो हमने लैसे रखने पर प्राप्त किया था, वहाँ पर यदि हम x बराबर -1 और -2 रख दें तो a और b की वैल्यू भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है इसका, देखिए जैसे यहाँ पर था ना, ये वाली इक्वेशन थी, तो अभी भी जैसे मैंने आपको बताया x बराबर -1 और -2 रख दीजिए बारी बारी से, और इन्हें सॉल्व करके फिर हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगी लघु विधि। नेक्स्ट है विभाजन विधि। विभाजन विधि क्या है कि हर के जो पुनरावृत्ति वाले खंड हैं, जैसे हमने पढ़े थे कि यदि रिपीटेशन हो रहा है तो फिर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो प्रोसीजर कई बार बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो इसे शॉर्ट करने के लिए हम विभाजन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि हर के पुनरावृत्ति वाले खंडों हेतु विभाजन विधि अधिक सुविधाजनक रहती है। इसमें पुनरावृत्ति वाले खंड को y मानते हैं एवं इस खंड के अलावा हर में मौजूद अन्य खंडों का अंश में भाग लगाते हैं, तो अंत में हमें समाकलन योग्य पद प्राप्त हो जाते हैं। क्या रहा है इसमें रिपीटेशन वाली स्टेप, देखिए कौन सी है, x + 1 है, x + 1 का ही रिपीटेशन हो रहा है, x + 1 का ही होल क्यूब आ रहा है, तो इसे रख दीजिए y के बराबर। x + 1 को रख दिया हमने यहाँ पे y के बराबर, x + 1 बराबर y होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, y - 1, तो x की वैल्यू हमने रखी है y - 1। फिर y - 1 के होल स्क्वायर को a - b के होल स्क्वायर से खोल लिया है, जो हर में राशि थी वो ऐसे के ऐसे है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर जो 1/y³ है उसे तो हमने लिख दिया, अलग लिख दिया, और 1 + y का दे दिया है हमने भाग। भाग कैसे देना है ये सब ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको क्वेश्चंस में समझा भी दूंगी यदि आपको नहीं पता है तो। ठीक है, अभी हम सिर्फ फॉर्मूलाज देख रहे हैं तो भी मैं आपको नहीं बता रही हूँ। आगे है 1/y³ का सब में भाग दे दिया तो ये प्राप्त होगा, और y बराबर हमने क्या लिया था, x + 1 लिया था, तो y की जगह पर x + 1 रख दिया है। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं। लास्ट विधि है निरीक्षण विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगी आपके, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और नोट डाउन करके भी रख लेना है, इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आएगी। क्या कहती है निरीक्षण विधि, अगर किसी वास्तविक भिन्न के अंश में 1 हो, कोई भिन्न है उसके अंश में क्या हो, 1 हो, तथा खंडों का अंतर अचर राशि हो, तो इस विधि का प्रयोग हो सकता है। इस हेतु खंडों के अंतर का भाग देकर कोष्टक में छोटे खंड के व्युत्क्रम में से बड़े खंड का व्युत्क्रम घटा देते हैं। यहाँ पर बड़े आएगा, छोटे खंड के व्युत्क्रम में से बड़े खंड का व्युत्क्रम घटा देते हैं। कह क्या रहा है ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये कोई परिमेय भिन्न है, ठीक है, इसका अंश क्या है, 1 है, अंश क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जो हर हैं उनमें जो गुणनखंड है, जो खंड है उनका अंतर आना चाहिए कोई भी अचर राशि। इनका अंतर निकाला, कितना आया, 5 आया, अचर राशि है, तभी हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, जब अंश में 1 हो और जो हर में खंड हैं उनका अंतर कोई अचर राशि हो, जरूरी नहीं 1 हो, बस अचर होना चाहिए। अंश में तो 1 ही होना चाहिए, पर जो हर हैं उनका अंतर एक नहीं अचर राशि के बराबर होना चाहिए। तो उस स्थिति में हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा आप क्या करेंगे, खंडों का जो अंतर आया उसका तो दे देंगे भाग, अंतर कितना आया
यहाँ पे निकाला हमने 5, तो हमने भाग दे दिया, कितना आया 1/5। फिर बड़ा और छोटा देखिए, x+2 बड़ा होगा या x-3? x+2 बड़ा होगा, x-3 छोटा होगा। तो छोटे खंड के व्युत्क्रम में से x-3 का व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो 1/x-3 आएगा। इसमें से बड़े खंड के व्युत्क्रम का भाग दे देंगे। बड़ा खंड क्या है x+2, इसका उल्टा क्या होगा 1/x+2। दोबारा बता देती हूँ, अंश में 1 होना चाहिए, हर में जो खंड है उनका अंतर अचर राशि होनी चाहिए। तो उस स्थिति में जो अंतर है उसका दे देंगे भाग, और बड़े खंड के छोटे खंड के व्युत्क्रम में से बड़े खंड का व्युत्क्रम घटा देंगे। ठीक है, अब ये 2 फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 में भी पढ़ा दिए हैं, एक्सरसाइज 9.4 में भी यूज़ आएंगे, इस वजह से यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। क्या होता है 1/x² - a² का समाकलन होता है 1/2a log x - a अपॉन x + a + c, जहाँ पर x की वैल्यू a से बड़ी होती है, और 1/a² - x² का समाकलन होता है 1/2a log a + x अपॉन a - x + c, जहाँ पर x की वैल्यू a से छोटी होती है। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।